हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या क्या चुनौतियां थी जब उसको पहले चुनाव कंडक्ट करवाने थे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने ये डिस्कवर करा, हमने ये देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इलेक्शन कमीशन बना जनवरी 1950 के अंदर। सुकुमार सेन बने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि 1950 में कुछ महीनों के अंदर 1950 तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि इतने बड़े देश के अंदर, जिसका इतना बड़ा साइज है, ऐसे देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना बिल्कुल भी एक इजी टास्क नहीं रहने वाला है। ये इजी कहीं से नहीं रहने वाला है। सबसे पहले तो चुनाव करवाने के लिए हमें देश में जो विभिन्न राज्य हैं पूरे, उनको हमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना पड़ेगा, यानी कि हमें उनकी बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं डेलिमिटेशन करना। और आपको पता भी होगा आगे चलकर इसके लिए कमीशन बनी थी जिसको प्रेसिडेंट देखते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन। आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कहीं पर, है ना। तो बाउंड्रीज रीड्रॉ करी जाएंगी। और आपको पता होगा भी, जैसे नया सेंसस आएगा तो पॉपुलेशन नई आएगी, और अगर हम लोग पुराने सेंसस को छोड़कर नया वाले का अगर अपनाएंगे, और क्योंकि नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बन गई है, लोकसभा राज्यसभा की सीट भी बढ़ेगी, और नया सेंसस भी हम लोग 2021 की लेवल को नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम अब कोई और लेवल को तो अपनाएंगे ना। तो फिर से बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी, यानी कि फिर से अब यूपी की जितनी भी सीट वगैरह रहती हैं या कुछ भी रहती हैं, एमपी की सीटें लोकसभा के अंदर, या फिर विद इन यूपी, विद इन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटें होती हैं, इन सारे आंकड़ों का अनुमान भी नहीं, मतलब ये कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े, सारे नंबर बदलेंगे। तो इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि हमें सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है उन सिटीजन्स की जो कि एलिजिबल हैं वोट के लिए। अब ये टाइम ऐसा था दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपको जो अभी लगता है कि 18 साल की जो वोटिंग एज है, शुरू में 18 नहीं थी, ये शुरू में थी 21 ईयर्स ऑफ एज। मुझे बताओ ज़रा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे 21 से 18 कर दी गई थी, जल्दी बताओ। लक्ष्मीकांत में आप सब पढ़ चुके हो, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18 ईयर्स? मैं नहीं बताने वाला, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, बोथ दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ये रोल्स प्रिपेयर करना और एलिजिबल सिटीजन्स जो कि वोट करने के काबिल हैं। अब काबिलियत सिर्फ एक ही बात पर है हमारे देश में, 21 साल का वो पर्सन होना चाहिए। अब तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है ना जो पहले होती थी कि इतना टैक्स या इतना हाउस या इतनी ज़मीन है या इतना एजुकेटेड है तो वो पर्सन को वोट करने दिया जाएगा। जैसे याद है शुरू में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कंडीशंस थी, ऐसी कोई कंडीशन अब है क्या आज़ादी के बाद, या संविधान में ऐसी कोई कंडीशन लिखी हुई है? बताओ। यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज, लेकिन यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज अभी है कि नहीं है? देखो, लिख देने से कुछ नहीं होता, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इन दोनों टास्क के लिए काफ़ी टाइम लगा। जब पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर करा गया ना इलेक्टोरल रोल्स का, जब वो पब्लिश करा गया तो उसमें ये देखा गया कि लगभग हमारे देश में 40 लाख औरतों के नाम रिकॉर्ड ही नहीं करे गए लिस्ट के अंदर, इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर। यानी कि उनको इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर नहीं देखा गया, उनके नाम सिंपली ऐसे लिख दिए गए, वो बीवी हैं दिबांग दुबे की, वो बेटी हैं बिस्मे की, सिंपली ऐसे करके उनको लिख दिया गया, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। अब एक बात बताओ, ऐसी डेमोक्रेसी, इस प्रकार का लोकतंत्र डिजाइन करने की इमेजिनेशन थी क्या हमारे लीडर्स की आज़ादी से पहले? ऐसा करा जाएगा किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ? ये है लोकतंत्र क्या, हमारे देश की आइडेंटिटी? बिल्कुल नहीं ना, गलत बात है ना। अब आपको ये वाली बात समझने में अगर दिक्कत आ रही हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको किसी और तरीके से। आपको किसमें दिक्कत क्या है यार? एक बात बताओ, आपको अगर कोई ऐसे लिखे कि आप बेटे हो इसके या पति हो उसके, तो ये क्या बात हुई यार? आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सिंपली आपका नाम लिखो भाई, कार्ड बनना चाहिए आपका, वोटर आईडी कार्ड। यानी कि आप वोट करवाने आ रहे हो तो बगल में जो, मतलब चुनाव में जो अंगूठा लगवाएगा आपसे, या फिर बैलेट पेपर फेंकवाएगा या ईवीएम पर क्लिक करवाएगा,
तो वो आपको ऐसा बोल देगा कि आपके साथ ये कौन आई है, अच्छा बहन है आपकी, अच्छा बीवी है आपकी, अच्छा बेटी है आपकी, इनको ऐसे लिख दो। क्यों? उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं होना चाहिए क्या वो, अगर वो एलिजिबल है तो? बताओ। यानी कि 40 लाख लोग अच्छे से मतदान नहीं कर पा रहे हैं, ये यही तो चीज बता रहा है ना ये वाली लाइन। बताओ हाँ कि ना? तो ये लोकतंत्र या फिर यूनिवर्सल रेटेड फ्रेंचाइज या फिर इलेक्शन कमीशन की ये आइडेंटिटी है क्या हमारे देश के अंदर? नहीं ना। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो एंट्रीज थी औरतों की, इसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और ये ऑर्डर करा फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस डिलीट करके फ्रेश तरीके से रिवाइज करो। अब पहले जनरल इलेक्शन जो हुए वो कमर तोड़ देने वाली एक्सरसाइज थी, क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी भी कोने, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में इस साइज के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। उस टाइम पर 17 करोड़, ध्यान से सुनना, जिस टाइम पर चुनाव हो रहे थे पहले 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। 17 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने 21 साल की एज अटेन कर ली थी, जिनको लगभग 3200 एमएलए विधायक को इलेक्ट करना था और 489 लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करना था। सिर्फ 15% जो एलिजिबल वोटर्स थे वो लिटरेट थे। तो इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। उसको वोटिंग मेथड के बारे में सोचना था। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए इस प्रकार के इस स्केल पर चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए लगभग 3 लाख ऑफिसर को ट्रेनिंग दी और पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी इस प्रकार के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। यानी कि अगर आपको कभी भी दोस्तों मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए, और अगर आपने 12th में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रखी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से वैसे भी लोग ये मानते हैं कि कम क्वेश्चन आते हैं, कभी भी किसी भी वक्त यूपीएससी अगर अपना पैटर्न पलट दे और शौक के तौर पर 5 से 6 या 8 क्वेश्चन अगर जीएस पेपर 1 में पटक दे, इसको अचंभित बात बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि यूपीएससी का कोई ट्रेंड और कोई पैटर्न नहीं होता है। अगर है तो लोगों से अपनी माँ की कसम खिलवा लो कि यूपीएससी का ट्रेंड और पैटर्न होता है। पक्का 2 से ज्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। उनको बोलो अपनी माँ की कसम खा जाओ। मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाते वक्त कौन कौन सी दिक्कतें और मुसीबतें आई, तो आपको ये लिखना है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इस स्केल पे इलेक्शन, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला कोई देश नहीं था, कभी भी इस प्रकार के इलेक्शन नहीं हुए थे। तो आप ये लिखोगे कि पहले औरतों के साथ ऐसा ये करा गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने ये वाली जो एक्सरसाइज कह रहा हूँ, ये वाली जो एंट्री थी वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ करके लिस्ट करा गया था, इसको डिलीट करा, फ्रेश लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए ऑर्डर दिया। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 3200 एमएलए को जिनको चुनना था, 489 लोकसभा के एमपीज को चुनना था। दिक्कत एक और थी, सिर्फ 15% ही एलिजिबल वोटर्स लिटरेट थे। लिटरेट का मतलब क्या कि चुनाव कैसे होना है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग दी स्टाफ को, और एक स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन को सोचना था कि चुनाव किस प्रकार से कंडक्ट करवाए जाएंगे। बात यहाँ पर सिर्फ कंट्री के साइज की नहीं थी या फिर वोटर्स की नहीं थी, इलेक्टोरेट की नहीं थी, जो कि इस इलेक्शन को अनयूजुअल बनाते थे। लेकिन पहले जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे, ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट थे। सबसे पहले टेस्ट किस चीज में, किन सर्कमस्टांसेस में? बात यहां पर हो रही है इतने बड़े साइज की कंट्री जहां पर इतने सारे लोग गरीब हैं और अनपढ़ हैं, जो कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उनको पता नहीं है लोकतंत्र क्या है, वोटिंग अधिकार क्या है, वोट कैसे करना है, प्रोसेस क्या होगा वोटिंग का। तो उस टाइम पर पहली बार डेमोक्रेसी जो थी हम अपना तो चुके थे, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे थे। थ्योरेटिकली तो अपना ली थी, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का समय अब आ गया था। दिक्कत एक ये भी थी कि लोकतंत्र का पहला ये एक टेस्ट था। आज से पहले लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्परस कंट्री में ही एग्जिस्ट करती थी, जैसे यूरोपियन देशों के अंदर और नॉर्थ अमेरिकन देशों के अंदर, जहां पर ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिटरेट थी। लेकिन हमारे देश में, जिसका साइज यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से बड़ा था, जनता काफी गरीब थी, इलिटरेट थी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री थी। अभी अभी हमने पाकिस्तान से वॉर लड़ा, अभी अभी हमारा संविधान रेडी हुआ, अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करा, अभी अभी एक रीजन हमारे देश से टूटकर एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान के रूप में इमर्ज होता है, जिसके 2 पार्ट्स बने, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। इतनी सारी झंझटों के बीच में एक ये वाली झंझट मोल लेना एक ब्रेव हार्ट की
निशानी थी। हमारे लीडर्स जो थे इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और विजनरी थे। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज इन यूरोप अपनी औरतों को वो चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं देते थे। और लेकिन हमारे लीडर्स ने तो पहले दिन से ही ये कह दिया था, संविधान में कह दिया था, किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करा जाएगा और किश्तों में किसी भी एलिजिबल वोटर्स को किश्तों में नहीं दिए जाएंगे वोटिंग राइट, एक साथ ही मिलेंगे। कि ऐसा नहीं कि आज ट्रांसजेंडर को मिल रहे हैं, कल मेल को मिल रहे हैं, फिर कुछ सालों बाद औरतों को मिलेंगे, फिर कश्मीर के रीजन को मिलेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट वालों को देंगे। नहीं जी, जो भी इस देश का नागरिक है जिसने 21 साल अपनी एज अटेन कर ली है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल या आइलैंड में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कहीं पर भी वो रह रहा है या रह रही है, तो उसको अधिकार दिए जाएंगे, यानी वोटिंग राइट दिए जाएंगे। यानी कि हमने शुरू से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को फॉलो करा है। यहाँ से आपका प्रिलिम्स में स्टेटमेंट निकल सकती है, फंसाने के लिए आपको बोला जा सकता है कि शुरू में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबके पास नहीं था। बिल्कुल गलत। हमारे देश बल्कि ऐसा पहला देश है जिसमें शुरू से ही, पहले दिन से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था। कोई आपको अगर कभी भी यूपीएससी के लेवल या स्टेट पीएससी के लेवल पर प्रूफ करने को बोले इस बात को इंटरव्यू या मेंस में, तो आप सिंपली लिखना कि एक बार ऐसा टेस्ट आया था हमारे सामने जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टेस्ट हो रहा था, औरतों का नाम पहले इलेक्टोरल लिस्ट में वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ करके लिख दिया गया था। हमारे चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने साफ तरीके से इस लिस्ट को फाड़कर फ्रेश लिस्ट प्रिपेयर करने को बोला था। ये साफ तरीके से दिखाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थी अच्छे से इंप्लीमेंट करी जाएगी तो ही वो चुनाव आयोग को एक्सेप्टेबल है, वरना चुनाव आयोग ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और रिस्की डिसीजन था। उस टाइम पर बड़े सारे इंडियन एडिटर क्रिटिसाइज करते थे इस बात को, या क्योंकि उनको एक प्रकार से स्पेकुलेशन थी कि ऐसी डेमोक्रेसी जैसी नेहरू, उनकी सरकार, कांग्रेस के लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर देश के विभिन्न लीडर्स जो सोच रहे हैं, क्या ये सर्वाइव कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बड़े सारे एडिटर्स ने अपने अखबार और मैगजीन में लिखा कि ये सबसे बड़ा जुआ इतिहास में खेला जा रहा है। एक मैगजीन थी उस टाइम पर, ऑर्गेनाइजर नाम है मैगजीन का, उसने लिखा पंडित नेहरू की जवाबदेही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल को अगर भारत के अंदर जिस प्रकार से वो बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े ख्वाब दिखवा रहे हैं, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फेल हो जाता है तो उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहेंगे, उनको कन्फेस करना पड़ेगा, उनको आने वाली जनरेशन को जवाब देना पड़ेगा। एक ब्रिटिश मेंबर था इंडियन सिविल सर्विस का, उसने क्लेम करा। तीसरा क्रिटिसिज्म आपके सामने आ रहा है। एक आपने देखा, एक इंडियन एडिटर ने ऐसा बोला, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने ऐसा बोला, एक ब्रिटिश मेंबर जो था इंडियन सिविल सर्विस का, उसने क्लेम करा जो फ्यूचर है और एनलाइटेंड एज है वो लोगों के मुंह पर तमाचे की तरह आ रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी भी इलिटरेट है। यानी कि इलिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को तुम एक ऐसी उम्मीद और ऐसा रास्ता और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए तुम उनको सपना दिखा रहे हो जो कि मिलियंस ऑफ लोग पता नहीं इस सपने को रियलाइज कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। जब भी मुझे क्रिटिसिज्म लिखने होते हैं मैं इसको नहीं लिखता हूँ, ये बेकार अंग्रेजी है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। इसको लिखना ज़्यादा बढ़िया है, एक इंडियन एडिटर और एक ऑर्गेनाइजर वाली मैगजीन का ये क्रिटिसिज्म, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को नेहरू जी गलत प्रूफ कर पाए या फिर उन्होंने घुटने टेक दिए? क्या डेमोक्रेसी और फर्स्ट जनरल इलेक्शन सर्वाइव कर सके कि नहीं कर सके, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।